तो दोस्तों रीट लेवल 2 27 फरवरी 2025 सेकंड शिफ्ट में जो लेवल 2 का पेपर हुआ है शाम की शिफ्ट में, उसका पेपर आ चुका है। ये आपके सामने लाइव, इसमें आपको एक एक प्रश्न को बताएंगे कौन कौन सा प्रश्न आया। आप देखकर भी देख सकते हैं आपका ये प्रश्न आया था और आपने क्या आंसर किया है, उसका मिलान भी कर सकते हैं। आपके सामने ये पेपर है, इसमें आपको पूरा सॉल्यूशन और एक एक प्रश्न को बताएंगे और आंसर की सहित हल करके भी बताएंगे। तो आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। साथ ही आप सभी लोगों से एक गुजारिश है कि आपके लिए बड़ी मेहनत से ये पेपर लिया है। आप समझ सकते हैं सरकार के द्वारा पेपर को उपलब्ध नहीं करवाया गया, फिर भी हमने आपके लिए पेपर उपलब्ध करवाया है जैसे तैसे करके। तो आप हमारी इस मेहनत के लिए एक छोटा सा इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करते रहें ताकि वो अपने प्रश्नों का मिलान कर सकते हैं और वो भी जांच कर सकते हैं कि उनके कितने प्रश्न सही हैं। और दोस्तों, आप प्रश्नों की जांच करने के बाद कमेंट में अपने प्रश्न कितने सही हैं ये हमें ज़रूर बताना, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं हमें ये ज़रूर बताना। और आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे देता हूँ कि जितने भी रीट लेवल 2 के अभ्यर्थी हैं जो आज शाम की शिफ्ट में पेपर हुआ, उसमें 7 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें आपको बोनस मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, चाहे आपने उसको सही किया या गलत किया है, आपको बोनस मिलेगा। जो प्रश्न निरस्त होने वाले हैं उनमें से 5 प्रश्न तो ऐसे हैं जो हर किसी के लगभग गलत होंगे। कोई तुक्के से ही सही हो जाए तो बात अलग है, नहीं वो सही हो ही नहीं सकते। 5 प्रश्न तो ऐसे हैं, तो यानी कि 5 प्रश्न तो सीधे सीधे सबको मिल गए। जिनको पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए उनको 85 ही चाहिए अब, और किसी किसी के सातों के सातों गलत होंगे तो उनको 7 मिल गए तो 83 ही चाहिए। जिसको 83 पास होने के लिए चाहिए तो उसको तो और भी कम चाहिए। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। साथ ही सभी रीट लेवल 2 के अभ्यर्थियों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम बधाइयाँ कि आप सभी पास हो में और रीट पात्रता परीक्षा पास करने के बाद आप मेंस में बैठें। ये हमारी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो मुख्य खबर थी वो आपको मैंने बता दी कि 7 प्रश्न तो डिलीट होंगे, उनमें आपको बोनस मिलेगा। साथ में ही आप सभी को हमने शुभकामनाएं भी दी हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा मित्रों कि वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर करें ताकि वो भी अपने प्रश्नों का मिलान कर सकते हैं और वो भी पता लगा सकते हैं कि उनको उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले साइकोलॉजी से शुरू करते हैं। तो साइकोलॉजी का प्रश्न आया था एक, विकास किस से किसकी ओर बढ़ता है। तो इस प्रश्न का आंसर है विकास सामान्य से और विशिष्ट की ओर बढ़ता है। कहाँ से कहाँ की ओर बढ़ता है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसमें पहला आंसर सही है। आप कौन सा करके आए हो वो आप मिला सकते हैं। अगला प्रश्न था ये 29 नंबर, इसमें आपको मिलान करना था सही का। तो इसको मैं सीधा ही आपको बता दूं, 29 नंबर में इसमें पहला ऑप्शन सही है, यानी पहले में डी, दूसरे में ए, तीसरे में बी और चौथे में सी सही है। यानी कि पहले में डी का मतलब है समीप दूराभिमुख दिशा का संबंध किससे हो जाएगा? शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि। और सिर पदाभिमुख दिशा का मतलब हो जाएगा सिर से पैर का क्रम। और अंतर्वैयक्तिक भिन्नता का मतलब हो जाएगा विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। और अंतर्वैयक्तिक भिन्नताएं का मतलब हो जाएगा किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न होती है। तो ये इसमें मिलान हो गया। अब अगला प्रश्न नंबर देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 28। तो इसमें क्या है देखिए, 28 प्रश्न को पढ़ते हैं। सबसे पहले मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? तो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहां तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे हैं। तो इसमें चौथा सही है। एक बात और बताऊं दोस्तों, जिन्होंने डी ज़्यादा भरा है, अपने पेपर कोड 1 की बात कर रहे हैं हम, जिन्होंने डी ज़्यादा भरा है उनके अधिकतर सही आएंगे। लगभग 40% प्रश्नों में तो डी ऑप्शन ही सही था। अब अगला देखते हैं, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो इस प्रश्न को, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, हमने खूब भी बताया था कि एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक सिर्फ सुविधादाता है, छात्रों के लिए सुविधा देने का काम करेगा। सुविधादाता की है, परामर्शदाता या सुविधादाता की है, तो इसमें बी सही हो गया। अगला प्रश्न नंबर 26, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है। क्रियात्मक अनुसंधान एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। क्रियात्मक अनुसंधान क्या है? एक शोध है जिससे कोई समस्या उत्पन्न हुई और उसका तुरंत हमने समाधान कर लिया, यह है क्रियात्मक अनुसंधान। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र क्या कर सकता है। तो छात्र इसमें
डी है छात्र और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। शिक्षक कैसी प्रक्रिया उत्पन्न करेगा कि जिससे छात्र और शिक्षक में पारस्परिक जो अंतःक्रिया बनेगी उसको प्रोत्साहन मिले, उसको बढ़ावा मिले, ऐसी क्रिया तो उत्पन्न करेगा, कोई माहौल थोड़ी खराब करेगा। तो अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या है, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में कौन से सबसे महत्वपूर्ण है। जब बालक केंद्रित पाठ्यक्रम है तो उसमें महत्वपूर्ण कौन होगा, बच्चा ही तो होगा। केंद्र में बालक है तो महत्वपूर्ण कौन है, बालक। तो इसमें हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता से भिन्न है। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं आपने पढ़ी हुई होंगी और हमने भी खूब अच्छी तरह से पढ़ाई थी। तो इसमें भिन्न है, वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता चाहिए, वस्तुनिष्ठता चाहिए। इसमें अविक्षमता का कोई मतलब नहीं है, एप्टीट्यूड का कोई मतलब नहीं है, दृष्टिकोण का कोई मतलब नहीं है, तो ये इसमें भिन्न है। अगला प्रश्न है RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे हैं। तो 22वां प्रश्न है, 22वें प्रश्न में 45 घंटे काम के लिए निर्धारित हैं। अगला प्रश्न है 21वां, बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है। तो ये क्या दर्शाएगा, इसमें आपको बच्चे की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है, इसमें डी आएगा। ये प्रश्न थोड़ा सोचने वाला था और ये डिलीट होने वाला प्रश्न है वैसे। अगला प्रश्न है 20, निम्नलिखित में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने नहीं किया, तो सीधा ही है, इस प्रश्न को देखते ही आपके मन में आंसर आ गया होगा कि BS ब्लूम ने ये शिक्षण विधियों से संबंधित है, अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। स्किनर, थॉर्नडाइक और कोहलर ने तो किए हैं, तो इसमें डी नहीं है, BS ब्लूम। अगला प्रश्न है 19, तो 19 नंबर में सीधा ही बता देता हूँ आपको, 19वें में डी आंसर सही है। मेगा अपने परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। ये आंतरिक अप्रेरणा को दर्शाता है। आंतरिक अप्रेरणा के बारे में पूछा है कि आंतरिक अप्रेरणा को दर्शाने वाला कथन कौन सा है, तो चौथा है, मेगा अपने परियोजना कार्य के लिए जो प्रोजेक्ट है उसके लिए स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखती है। ये इसका आंसर है। अगला प्रश्न है किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं। तो पुनर्बलन का सिद्धांत किसको कहते हैं, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं। अगला प्रश्न है 17, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है। एक समय में एक व्यक्ति में दो विपरीत इच्छाएं हो रही हैं तो क्या कहलाएगा, द्वंद्व हो जाएगा। दो इच्छाएं हैं, वो करेगा इसको लूँ या इसको लूँ, इसको लूँ या इसको लूँ। जैसे किसी के सामने कैटरीना कैफ और करीना कपूर दोनों हैं, करीना भी अच्छी है, कैटरीना भी अच्छी है, करीना लूँ या कैटरीना लूँ, अब द्वंद्व हो गया, दोनों मिल नहीं सकती, एक को लेना है। अब किसको लूँ, इसको नहीं छोड़ सकता, इसको भी नहीं छोड़ सकता, द्वंद्व हो गया। तो अगला प्रश्न है 16 नंबर, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय के सवाल करवाए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम का कौन सा प्रकार है। छात्रा ने गलती को सही करवा दिया है तो यह अधिगम के किस प्रकार में आएगा, ये सकारात्मक स्थानांतरण, उसने जो सीखा उसका सही जगह पर स्थानांतरण कर दिया, सकारात्मक स्थानांतरण में आएगा। अगला है 15वां, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया। यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया। तो ये कथन बहुत फेमस है, बार बार आता है, स्किनर का है, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है, स्किनर का प्रश्न वो है कथन ये। अगला 14वां प्रश्न देखो, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। औसत से लेकर औसत से ऊपर की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, बर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम हैं, उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक हैं। रवि लेखन कौशल में अच्छा है, रवि में अधिक संभावना किसकी है। तो इस प्रश्न का आंसर बहुत अच्छा प्रश्न दिया है ये, इसमें आएगा डिसलेक्सिया, पढ़ने से संबंधित विकृति है उसकी, पढ़ने से संबंधित क्या है, विकृति, तो इसमें आ जाएगा डिसलेक्सिया, तीसरा सही है, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकृति। अगला है 13वां, बुद्धि लब्धि के जो फार्मूला है किसने दिया। ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है और कई बार आ चुका है, बार बार आता है। बुद्धि लब्धि का प्रश्न फार्मूला किसने दिया था, दो लोगों ने दिया था, तो इसमें दो आंसर सही होंगे। इसमें विलियम स्टर्न और टर्मन दोनों ने दिया था, तो स्टर्न और टर्मन दोनों को ही माना जाएगा। प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या हैं। अब प्रतिभाशाली बालक के लक्षण पूछे हैं, तो प्रतिभाशाली बालक का लक्षण क्या होता है, खूब अच्छी तरह से हमने बताया था। प्रतिभाशाली बालक में क्या होगी, इसमें प्रतिभाशाली बालक में अभिव्यक्ति में नव्यता होगी, जिज्ञासा होगी, ये दोनों होंगी।
तो अभिव्यक्ति में नव्यता और जिज्ञासा, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न 11 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तो कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। व्यक्ति विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्त होगा तभी तो उसकी समायोजन को बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? तो सृजनात्मकता किससे संबंधित होती है? अपसारी चिंतन से। अपसारी चिंतन, चौथा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? तो व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि कौन सी है? इसमें से कथानक संप्रत्य परीक्षण, ये प्रक्षेप व्यक्तित्व मापन की विधि है। अगला प्रश्न है, 8वां, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। सिद्धांत किसने दिया? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये सीधा सीधा आ गया है। इसमें ये थॉमसन का सिद्धांत है, थॉमसन का प्रतिदर्श, मानसिक प्रतिदर्श सिद्धांत, ये बहुत अच्छा प्रश्न आया है। अगला 7वां, 16 वर्ष आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो इसको हल करने पर आपको आंसर प्राप्त होगा 12, तो 12 होगी उसकी मानसिक आयु। अगला प्रश्न है 6, स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें क्यों ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि समझने के लिए छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहा है, क्योंकि छात्र की जो समस्या हो सकती है उसकी क्षमताओं को सीख और सामर्थ्य और असमर्थता का पता लगाना है, इसलिए। अगला 5वां, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 140 से अधिक होती है प्रतिभाशाली बालक की। अगला है 4था प्रश्न, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकृति और पोषण विवाद किससे संबंधित है? तो 14 प्रश्न अच्छा प्रश्न किया है, इसमें आएगा आनुवांशिक और वातावरण से। आनुवांशिक और वातावरण से प्रकृति में क्या आ जाएगी? आनुवांशिक और पोषण किससे? वातावरण से संबंधित आ जाएगा। अगला प्रश्न 3, कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? तो बचपन की विशेषताओं से संबंधित पूछा है, इसमें कोई, ये पूरा प्रश्न डिलीट होगा, इसमें बोनस मिलेगा। ये 2 प्रश्न मैंने बता दिए बोनस वाले, ये हो गए आपके। अगला प्रश्न है दूसरा, ... तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो दूसरे का आंसर क्या होगा? इसमें विकास होगा। विकास तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं, वो विकास कहलाता है। तो विकास की डेफिनेशन है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन का चुनाव करना है पहले में। तो इसमें पहला कथन असत्य, सिर्फ यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। बच्चे को समझना क्यों है अद्वितीय है, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय क्यों है, ये समझना जरूरी होता है, जबकि इसमें कह रहा नहीं होता है, तो ये गलत है। तो ये आपकी साइको के प्रश्न हो गए। अब बाकी प्रश्नों को भी करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए इसी को यहीं कट करते हैं। अगर आपका कहना है कि एक ही वीडियो में पूरा पेपर करवाएं तो एक ही में भी करवा देंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को लंबा नहीं कर रहे हैं और इस वीडियो को यहीं रोकें। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप कमेंट में बताएं आपके कितने प्रश्न सही आ रहे हैं, ताकि हम अनुमान लगा सकें कितने लोगों के पासिंग मार्क्स आ रहे हैं, पेपर का स्तर कैसा था। कमेंट में अपने नंबर जरूर बताएं। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, दूसरी वीडियो में फिर अगली सब्जेक्ट करवाऊंगा।